Good morning students, welcome to Bharat Humanities classes. Students, I hope that all you are fine at your home. देखो बच्चों, कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन जो सावधानियां हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। जीवन अमूल्य है, एक बार मिला है और इसे अच्छे से जीना है। तो अभी भी जो सावधानियां हम पहले फॉलो कर रहे थे वो सावधानियां आज भी हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन से अच्छे तरीके से धोने हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सीखते रहिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एंड टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। डियर स्टूडेंट्स, as you know that India got independence on 15th of August 1947। जैसा आपको पता है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े नहीं 3 टुकड़े हुए थे। पहला बना था पाकिस्तान बाई नेशन थ्योरी के द्वारा, जो रिजल्ट आया था। दूसरा अपना इंडिया था और तीसरा इस आज़ादी के साथ 565 प्रिंसली स्टेट्स जो हुए थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे। देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। हमारे देश के अंदर 2 तरीके के क्या हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे। एक हुआ करते थे प्रोविंशियल स्टेट्स, प्रोविंशियल स्टेट्स, और दूसरे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स। दूसरे कौन हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स। सिंपल सा डिफरेंस, ये डायरेक्टली हेडेड बाय किसके द्वारा थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा थे। दे वर रूल्ड बाय लोकल प्रिंसेस, जो स्थानीय राजा थे, राजकुमार थे, उनके द्वारा ये क्या किए जाते थे, रूल किए जाते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ, माउंट बैटन योजना जो आपकी आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने कहा था कि विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया you are also free either to join Pakistan or India or remain independent, but the decision was left on the shoulder of kings। परंतु ये जो निर्णय था ये किसके ऊपर, जो वहाँ के रूलर थे उनके ऊपर रख दिया गया कि आप किस पाकिस्तान राज्य में जाना चाहते हैं, इंडिया राज्य के अंदर जाना चाहते हैं, इट मीन्स कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वहाँ उस डिसीजन के अंदर जनता का कोई रोल नहीं था, केवल और केवल किंग के ऊपर ही क्या कर दिया था, ये डिसीजन रख दिया गया था। तो अब एक सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि 3 चैलेंजेस थे, उनमें से पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था, इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स इनटू सिंगल यूनिट। सो दैट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क which was done by our Iron Man of India, that was Sardar Vallabhbhai Patel. So it was not an easy task to integrate 565 princely states into single unit. It was a very complicated task, yes, because there were several problems. Now what were the problems before the integration of India? कौन कौन सी ऐसी problems थी मेरे प्यारे बच्चों जो भारत देश के एकीकरण के अंदर प्रमुख क्या थी, बाधा थी। सबसे पहले किस रियासत ने मना किया था, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे तो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो किंग ऑफ त्रावणकोर थे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किंग ऑफ त्रावणकोर, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मना किया था। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। अब देखिए, त्रावणकोर के महाराज कौन थे, वो थे बलराम वर्मा। पहली बात तो ये देखिए, बलराम वर्मा। सबसे पहले त्रावणकोर रियासत ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो रियासत होगी वो कैसी रहेगी, आज़ाद रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, ना वो पाकिस्तान के साथ जाएगी ना वो कहाँ जाएगी, इंडिया के साथ। अब इसी त्रावणकोर के एक दीवान या जो लॉयर, बहुत क्लेवर पीपल था, सर सीपी रामास्वामी अय्यर। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, ये इस रियासत के क्या थे, दीवान भी थे और इस रियासत के क्या थे, वकील भी थे। ठीक है,
लेकिन फाइनली 1947 के अंदर त्रावणकोर को एट लास्ट फाइनली क्या कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया इनटू इंडियन यूनियन। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो त्रावणकोर से आई थी। उसके बाद बच्चों निजाम ऑफ हैदराबाद ने, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होते थे उस समय, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दिया नेक्स्ट डे उन्होंने भी क्या कहा कि हम भी क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इसी निजाम जो थे, इनके जो लास्ट निजाम थे उनका नाम क्या था, ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान जो लास्ट नवाब थे, कहाँ के बेटा, हैदराबाद के, ओस्मान अली खान, उन्होंने भी यही डिसाइड किया लाइक त्रावणकोर के हम भी क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो रियासत थी, भोपाल के नवाब थे जिनका नाम था हमीदुल्ला खां, जिन्होंने मना किया। भोपाल के जो क्या थे नवाब, उनका क्या नाम था, हमीदुल्ला खां, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दिस रिस्पॉन्स, ये जितने भी रिस्पॉन्स आए थे, चाहे वो त्रावणकोर से आया था, चाहे वो हैदराबाद से आया था, ऐसे ही किंग हरि सिंह ने भी अपने जम्मू कश्मीर रियासत को क्या बनाना चाहा था, स्विट्जरलैंड बनाना चाहता। जो उनकी कश्मीर रियासत थी वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के स्विट्जरलैंड जैसा देश बनाना चाहते थे। ऐसे ही आपका महाराजा बोध चंद्र सिंह बिलोंग टू मणिपुर स्टेट। तो इस तरीके से जब इस तरीके के इश्यूज आए तो लगा कि इंडिया को इंटीग्रेट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे हम इन अलग अलग रियासत के राजाओं को मनाएंगे और एक यूनाइटेड इंडिया का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। सो these were the conditions in which a very complicated task was done by सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब प्रॉब्लम्स तो हमने पढ़ ली कि कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने थी। अब उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या निकाले इंडियन गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, गवर्नमेंट अप्रोच है। क्या है प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट अप्रोच। सरकार ने क्या नीतियां अपनाई, क्या अप्रोच रखी रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। द इंटरिम गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू प्रिंसिपलिटीज इन द डिफरेंट सेक्शंस। देखिए जो अंतरिम सरकार थी जो 1946 के अंदर बनी थी, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक स्टैंड लिया और उसमें यह बोला कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरा भारत क्या बढ़ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या किया, नेगोशिएट किया इन प्रिंसली स्टेट्स के किंग से, क्या किया, काफ़ी नेगोशिएशन किया। कई लोगों को क्या कहा कि हम आपको क्या देंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे, ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे, आप प्रशासन खुद चलाइए, लेकिन आप मर्ज किसके साथ हो जाइए, इंडिया के साथ हो जाइए। ऐसा ही कुछ हुआ था कश्मीर की रियासत के साथ, जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या हुआ था, साइन हुआ था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द कश्मीर के जो किंग थे जिनका नाम क्या था, हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसली स्टेट्स को जब इंटीग्रेट किया गया तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, कुछ को ऑटोनॉमी दी गई, कुछ को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कुछ को आर्मी के द्वारा क्या किया गया, डरा धमका के, और उसको क्या किया गया, इंडिया के अंदर मर्ज किया गया। बिफोर 1947, 1947 से पहले पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territories were contiguous to the new boundaries of India. Mostly जो princely states थे they wanted to join in India. देखिए अधिकतर जो आपके देसी रियासत के राजा थे वो कहाँ शामिल होना चाहते थे, भारत देश के अंदर शामिल होना चाहते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपना क्या बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया। क्या बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था प्यारे बच्चों, इट वॉज ए लीगल डॉक्यूमेंट विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसको किसने बना रखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखा था। इसके ऊपर क्या करने पड़ते थे, साइन करने पड़ते थे। कोई भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर मर्ज होगा तो उसको किसके ऊपर साइन करने पड़ते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इट मीन्स कानूनी रूप से उसे डिक्लेरेशन करना पड़ता था कि हम अपनी जो टेरिटरी है उसको कहाँ मिलाएंगे, उसको हम इंडिया के अंदर मिला रहे हैं, वो इस चीज़ की डिक्लेरेशन करता था। तो कुछ ऐसे जो आपके स्टेट्स थे जिन्होंने मना किया, सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ पैदा की, तो पहला था उसके अंदर जूनागढ़, दूसरा था आपका हैदराबाद, तीसरा था आपका कश्मीर, और चौथा था आपका मणिपुर। ये कुछ आपके स्टेट्स थे जिन्होंने
लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि हम अपने टेरिटरी को क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। देखिए उस समय बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि आज जिन स्टेट्स को आप जानते हैं, गुजरात के अंदर 14 बड़े स्टेट थे उस समय, 119 छोटे स्टेट थे और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स के अंदर वो क्या थे, डिवाइड थे। देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज ओडिशा। आज जिस ओडिशा को आप जानते हैं वो 26 छोटी छोटी इकाइयों के अंदर क्या हुआ था, बटा हुआ था। देखिए रियासतों के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी और उनको यूनाइट करना एक सबसे बड़ा क्या था, इंडियन गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था। और यही कारण था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया। हाँ ये जरूर है कि एक्सेशन ऑफ जो आपका क्या था, जूनागढ़ था, कश्मीर था, या आपका मणिपुर था, या हैदराबाद था, इनको क्या करने में, इंटीग्रेट करने में काफी ज्यादा क्या आई थी, मुश्किलें आई थी। इंडिया के लिए सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट था वो क्या था कि जो पीपल थे, जो डिफरेंट टेरिटरीज के पीपल थे, वो किसको ज्वाइन करना चाहते थे, वो मर्ज होना चाहते थे इंडिया यूनियन के साथ। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था उस समय में, इंटीग्रेशन के समय में, कि लोगों ने क्या किया था, हमारा साथ दिया था। इट मीन्स इंटरिम गवर्नमेंट का क्या दिया था, साथ दिया था। देखिए हैदराबाद को भी सितंबर 1948 के अंदर क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। ऐसे ही महाराजा ऑफ मणिपुर जो थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भी मर्जर एग्रीमेंट साइन किया सितंबर 1949 के अंदर। अब हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मणिपुर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में कश्मीर का हम बाद में स्टडी करेंगे। एक चैप्टर है जिसके अंदर आपका पूरा कश्मीर का स्टोरी है, आर्टिकल 370 से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेरिटरी, जिसका नाम क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद के रूलर को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, निज़ाम। क्या कहा जाता था, ध्यान रखना है, निज़ाम, ठीक है। और जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, उनका नाम क्या था, मीर उस्मान अली खान। क्या नाम था, मीर उस्मान अली खान, who was a Muslim ruler, ठीक है। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई थी, इंडियन टेरिटरी से घिरी हुई थी। सम पार्ट्स ऑफ द हैदराबाद स्टेट आर टुडे द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आज डिफरेंट स्टेट्स के उस समय पूरी एक यूनिट हुआ करती थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हैदराबाद। आज ये क्या है, तेलंगाना की क्या है, एक राजधानी है। इनके शासकों को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। और निजाम उस समय में क्या होते थे, वेल्दिएस्ट पर्सन होते थे ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी धनी देशों के अंदर जिनका नाम आता था उनका क्या नाम था, निजाम आता था। देखिए निजाम उस्मान अली खान ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 47 के अंदर, नवंबर 1947 में उसने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि निजाम जो था वो ऑटोक्रेटिक था। तेलंगाना एक मेजर टेरिटरी थी जहां पर निजाम के खिलाफ क्या उठी थी, आवाजें उठी थी, क्योंकि लोग इसके शासन से क्या थे, खिलाफ थे, क्योंकि ये टैक्सेस काफी इसने क्या कर रखे थे, इंक्रीज कर रखे थे। एक सबसे बड़ा क्या था, एक चैलेंज था। द पीसेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निजाम ऑप्रेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। अब हैदराबाद के अंदर एक टेरिटरी थी तेलंगाना, आज जो आपका क्या है, आज जो आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वहां सबसे पहले निजाम के खिलाफ क्या उठी, आवाजें उठी। लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से क्या की, अपील की कि हमें क्या किया जाए, निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई जाए, ठीक है। हैदराबाद टाउन वॉज नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट चली थी, पीसेंट मूवमेंट, हैदराबाद उसका क्या था, नर्व सेंटर था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, निजाम ने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका नाम क्या था, रजाकार्स। क्या नाम था, रजाकार्स। इन रजाकारों ने क्या किया, जो पीसेंट थे उनके ऊपर हमला कर दिया। स्पेशली जो हिंदूज थे, हिंदूज को लूटा गया, उनकी महिलाओं का रेप किया गया, उनके घरों संपत्ति को उनसे छीन लिया गया। बट आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी क्या भेजी, वहाँ पर आर्मी भेजी, और आर्मी और जो रजाकार थे उनके बीच में थोड़ी सी एक क्या हुई, लड़ाई हुई, और जिसके बाद जो रजाकार थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। एक छोटी सी लड़ाई के बाद ये जो रजाकार थे इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया बिफोर द इंडियन
आर्मी एंड फाइनली हैदराबाद वॉज अनेक्स्ड इनटू इंडियन यूनियन। इस तरह हैदराबाद का क्या हो गया, विलय हो गया। सो आफ्टर डिफीट द रजाकार्स बाय द हैंड्स ऑफ इंडियन आर्मी, फाइनली हैदराबाद वॉज अनेक्स्ड इन इंडिया इन सितंबर 1948। इस प्रकार हैदराबाद का विलय किसके अंदर हो गया प्यारे बच्चों, हैदराबाद का विलय हो गया आपके भारत देश के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर सबसे पहले निजाम के खिलाफ आवाज़ जो उठाई थी वो पीसेंट ने उठाई थी, किसान थे, किसानों ने तेलंगाना के अंदर उठाई थी। इनको कुचलने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, रजाकार, काफ़ी क्रूएल आर्मी होती थी जिन्होंने मर्डर भी किए, रेप भी किए, मेम्ड किया, लूटेड किया। एंड आफ्टर दैट जब नॉन मुस्लिम को उन्होंने सबसे ज़्यादा, जो हिंदू सिख या दूसरे रिलीजन थे उनको सबसे ज़्यादा निशाना बनाया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को क्या किया, ऑर्डर किया। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ शॉर्ट वॉर बिटवीन द रजाकार्स एंड द इंडियन आर्मी एंड फाइनली जो आपके रजाकार्स थे वो डिफीट हो गए बाय द हैंड्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड फाइनली हैदराबाद वाज अनेक्स्ड इन इंडिया इन सितंबर 1948। नेक्स्ट जिस टेरिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम प्यारे बच्चों क्या है, मणिपुर। क्या है, मणिपुर। मणिपुर के राजा का नाम क्या नाम था, महाराजा बोधचंद्र सिंह। महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, अब सुनिए इसके बारे में। ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह signed the instrument of accession with Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained। देखो, आजादी के कुछ दिन पहले महाराजा बोधचंद्र सिंह ने किसको साइन कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन एक शर्त थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तो कर दिया लेकिन एक शर्त थी कि उनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, इंटरनल ऑटोनॉमी वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। अर्थात जो इंटरनल रिलेशन है वो कौन संभालेगा, महाराजा बोधचंद्र सिंह। और जो एक्सटर्नल जो उसका फॉरेन पॉलिसी या उसका जो प्रोटोकॉरेट है, इट मीन्स उसकी प्रोटेक्शन है, वो कौन करेगी, वो इंडियन जो आपके क्या थी गवर्नमेंट थी वो करेगी। ओके, अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन जून 1948 एंड स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1948 के अंदर जनता ने क्या की, डिमांड की इलेक्शन की, इलेक्शन हुए और इलेक्शन जब हुए तो मणिपुर के अंदर क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हेन द powers of the king are specified by the constitution of a country that is known as constitutional monarchy। 1948 के अंदर जैसे ही मणिपुर के अंदर इलेक्शन हुए, मणिपुर क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला स्टेट बन गया। ठीक है, इट वॉज दिस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का वो पहला हिस्सा था जहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन भी किस बेस के ऊपर हुए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हुए। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सभी को वयस्क मताधिकार दिया गया। भारत देश के अंदर अगर सबसे पहले कहीं इलेक्शन हुए तो आपके मणिपुर के अंदर हुए थे, 1948 के अंदर हुए थे और मणिपुर क्या बन गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर मणिपुर विद इंडिया। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो असेंबली बनती है, असेंबली में भी क्या थे, काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे कि भारत के अंदर शामिल हुआ जाए या नहीं। While the state of Congress wanted merge, other political parties were opposed। जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, स्टेट कांग्रेस पार्टी, वो तो मणिपुर को किसके साथ रखना चाहती थी, भारत देश के साथ। लेकिन जो आपके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इस चीज के क्या थे, अगेंस्ट थे। सो दिस वाज द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। Okay, the government of India succeeding in pressurizing the Maharaja into a signing of merger agreement in September 1949। इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके सितंबर 1949 के अंदर महाराजा बोधचंद्र सिंह ने किसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। एंड इन दिस वे जो आपका मणिपुर है, इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया यूनियन। और आज भी ये बहुत बड़ा एक वाद विवाद का विषय है कि मणिपुर भारत का अंग है या नहीं है।
व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है कि अभी भी वहां के लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया, क्योंकि उस समय जो मोस्टली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थी मणिपुर के अंदर, दे वर अगेंस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर इनटू इंडिया यूनियन। ओके, क्योंकि उस समय ये कहा गया था कि महाराजा बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वर इलेक्टेड बाय which was elected by the people, directly by the people। अब उस लेजिस्लेटिव असेंबली को इग्नोर किया जो डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड थी? डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड थी। तो काफी वाद विवाद का विषय हुआ, लेकिन फाइनल हमने ये जो टेरिटरी थी इसको एनेक्स किया, इसको मर्ज किया इन सितंबर 1949। सो दिस वाज द वे on which the Manipur became the part of India. Dear students, today we discuss about the integration of princely states, the problems regarding the integration of princely states, regarding the instrument of accession, and the two territories of India, that was Manipur and Hyderabad, how they became the part of India Union. You have to watch this video, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.